बाबा रामदेव ने मुल्क भर में घूमकर अपने वसाइल से बदनवानी के खिलाफ माहौल तैयार किया। अन्ना ने अनशन करके सत्याग्रह के हथियार को एक नई धार फराहम की, लेकिन केजरीवाल इन दोनों से कुछ ज्यादा ही समझदार निकले। रामदेव से पहले उन्होंने सियासी पार्टी बनाने का ऐलान किया और दिल्ली में इलेक्शन लड़कर हुकूमत साजी की। अब वो अन्ना हजारे के अनशन वाले जन लोकपाल बिल को पास कराकर दिल्ली में नाफिज करेंगे और आम लोगों में अपनी छवि और चमकाने में कामयाब होंगे। तभी यकीनी तौर से अन्ना हजारे, बाबा रामदेव और रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाले सामाजिक कारकुनान मसलन किरण बेदी, अरुणा राय वगैरह में केजरीवाल को लेकर बेचैनी है। केजरीवाल ने सबको पीछे छोड़ दिया है। अब वो इस हालत में है कि जो चाहते थे उसे पूरा करें और पॉलिसियों को अपनी सोच के हिसाब से नाफिज करें। ये बेचैनी बाबा रामदेव में सबसे ज्यादा है। तभी उन्होंने अन्ना हजारे की तरह अपने गाँव जाकर बैठने के बजाय बदनवानी मुखालिफ तहरीक की शमा जलाए रखने का फैसला किया है। लेकिन उन्हें पता है कि वो केजरीवाल की तरह पार्टी बनाकर मैदान में नहीं उतर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी ताकत बीजेपी के वजारत उज़्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी के पीछे लगाई है। ब्लैक मनी, बदनवानी और टैक्स सिस्टम को लेकर अपनी सोच मोदी के सामने रखी और कहा कि मोदी इसे मानते हैं तो वो उनको हिमायत देंगे। जाहिर है कि अब रामदेव की कोशिश किसी तरह मोदी को कुल हिंद सतह पर कामयाब बनाने की और केजरीवाल को रोकने की है। इस कोशिश में अन्ना हजारे को शामिल करना चाहिए। किरण बेदी, संतोष हेगड़े, जनरल वीके सिंह जैसे बेशुमार लोग हैं जो केजरीवाल की कामयाबी से हैरान और परेशान हैं और उनसे अलग वैसी ही कामयाबी हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं। इन सबको एक स्टेज पर लाने में फिलहाल सबसे बाअसर बाबा रामदेव दिख रहे हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद सिविल सोसाइटी की उधेड़-बुन पर चर्चा करेंगे। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में आई देश की सबसे टैलेंटेड डांसर माधुरी। मैंने माधुरी मैम को सिखाया है। 11 जनवरी से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। अरविंद केजरीवाल के साथ जो है उसमें कई रामदेव और अन्ना हजारे के साथ भी है। बावजूद इसके रामदेव और अन्ना हजारे दोनों की केजरीवाल एंड पार्टी से दूरी बन गई है। ऐसे कई कारण है, कई तरह के तत्व है जो आम आदमी के भानुमति कुनबे को बिखेरेंगे। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र शर्मा है। देवेंद्र जी, आप अन्ना हजारे, बाबा रामदेव और अरविंद केजरीवाल तीनों के साथ रहे हैं और अभी भी है। आपके अनुसार जो ये एक राजनीतिक धारा आप पार्टी के रूप में निकली है, इसके साथ जो तमाम तरह के तमाम किस्म के लोग जुड़ रहे हैं, उससे सचमुच क्या एक समरस राजनीतिक धारा बनती हुई लगती है? क्या ये भानुमति का कुनबा नहीं होगा या एक सचमुच गंभीर पार्टी बनेगी?
मुझे लगता है कि इस बात को हम दो तरीके से देखें। पहले जो आपने कहा कि अन्ना हजारे और बाबा रामदेव और अरविंद केजरीवाल तीनों की जो मूवमेंट्स हुई हैं, मूवमेंट्स के बाद जो पॉलिटिकल जो भी ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं हम लोग, वो तीनों की एक अच्छी बात यह है, हालांकि तीनों इकट्ठे नहीं है, लेकिन तीनों की एक अच्छी बात यह है कि जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो उनकी इकोनॉमिक थिंकिंग है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव साइन है इंडिया की पॉलिटिक्स में कि वो जो इकोनॉमिक थिंकिंग, जो अब फ्रेश इकोनॉमिक थिंकिंग आ रही है, जो कि एक जो प्रेडोमिनेंट जो एक सोच है ग्लोबल या नेशनल, उसको चैलेंज करती है काफी हद तक और उसको दूसरे तरीके से देखना चाहती है। वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक इसमें से एक जो आउटकम है या जो निकल के, जैसे वो मंथन जब हुआ था तो जो अमृत निकला है, वो उसका एक बहुत बड़ा नहीं, लेकिन अगर एक ये आर्थिक धारा भी अगर आप जो बात कह रहे हैं, इसमें एक तरफ चरम वामपंथ है तो एक तरफ स्वदेशी है, एक तरफ स्वाभिमान वो है, इसमें भी नक्सल से लेकर और स्वदेशी भारत बहुत अलग अलग वैरायटी, ये भी एक धारा नहीं बनती है। देखिए, ये देखने का तरीका है। जो नक्सलवादी हैं, जो कहीं आप जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, प्रशांत भूषण, और जिस धारा को रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए धारा, ये जो आप एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट, ये सब लोग वहां होंगे सारे उसमें ग्रुप में जो आप कह रहे हैं, लेकिन सबकी जो सोच है आज वो ये है कि क्रोनी कैपिटलिज्म जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, जो इकोनॉमिक थिंकिंग है, जो इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, जिससे पॉवर्टी, हंगर ये नहीं रेडिकेट हो रहा है, और उसको स्टेम करने के लिए जो एक सोच आ रही है, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो उसमें लेफ्ट राइट सेंटर की बात नहीं है। नहीं, लेकिन फिर भी देखिए, अगर आप एक मिनट, अगर आप ये सोचें कि जो इवन नक्सल धारा में क्या है, वो एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ खड़े हुए हैं, तो वी आर नॉट सेइंग दैट अप्रोच इज राइट, वो गलत बात है, लेकिन जो लड़ाई है, बेसिकली जो स्ट्रगल है, वो उसी के लिए कि अपने रिसोर्सेज के ऊपर आपका कम्युनिटी कंट्रोल होना चाहिए, ना कि प्राइवेट कंट्रोल होना चाहिए। तो वो मुझे लगता है वो तो एक विचार है, लेकिन गांधीवाद, नक्सलवाद और बाबा रामदेव का भले स्वाभिमान, स्वराजवाद का जो उनका वो है, वो तीनों बहुत एक्सट्रीम धाराएं हैं अलग अलग। मेरा मानना नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तीनों से जुड़ा हुआ हूं। मुझे वो एक ही सोच लगती है, कहीं ना कहीं वो कन्वर्ज होती है, वो स्वराज पे कन्वर्ज होती है, चाहे वो अरविंद की सोच हो, चाहे वो अन्ना हजारे जी की सोच हो, या इवन बाबा जी की, वो वही कन्वर्ज होती है कि स्वराज मतलब है कि आपको अपने सेल्फ रिलायंस का जो मॉडल है उसके ऊपर जोर है। और मुझे लगता है कि ये एक बड़ी नई फ्रेश जो इकोनॉमिक थिंकिंग है, शायद इसको ये जो जागृति आएगी, ये भारत के लिए भविष्य के लिए तो अगर ये अगर आर्थिक सोच है, तो इस आर्थिक सोच के साथ फिर ये तीनों अलग अलग क्यों चेहरे नजर आते हैं? क्योंकि अभी कुल मिला के मतभेद ज्यादा निकलते आते हैं, पर्सनालिटी का जो एक व्यक्तित्व का जो इस पे ज्यादा हावी होता हुआ लग रहा है, उसके कारण ज्यादा संघर्ष या ज्यादा अंदर फूट है, वो नहीं लगता। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज ये तीनों अलग अलग एक कैंप बने हुए हैं, अलग खेमे हैं जिसमें हम कह रहे हैं, लेकिन जो मैंने कहा कॉमन डिनोमिनेटर तो एक है। और ये किस स्टेज पर जाके ये कन्वर्ज करेंगे या मिलेंगे, मैं नहीं कह सकता, लेकिन सच्चाई ये है। पर अभी तक के अनुभव के आधार पर लगता है आपको कि ये मिलेंगे या और आगे ज्यादा अलग अलग दूर जाएंगे? ये मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म में इनको, ये आप देखेंगे, ये तीनों इकट्ठे हो जाएंगे, एक ही सोच के जो हैं, ये एक आएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, क्योंकि अंदर से एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। ये मेरा मानना है, और मैंने देखा है कि वो अंदर से, क्योंकि इकोनॉमिक जो सोच है उसको एक अप्रिशिएट, मतलब आपके अनुसार जो कुछ, मतलब जो आप जिस पर उम्मीद है वो आर्थिक मुद्दों का फेविकोल है, जिसके कारण ये सब इकट्ठे हो सकते हैं। मैंने कहा एक शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म तो अभी आप देख रहे हैं पॉलिटिकल इंटरेस्ट है कि भाई 2014 के इलेक्शन में क्या होगा, वो ठीक है, अभी दिल्ली में सरकार बनी है, बाबा रामदेव मोदी जी को सपोर्ट करेंगे, ये सब बातें ठीक है, लेकिन अगर मोदी जी को भी सपोर्ट कर रहे हैं बाबा रामदेव, तो देखेंगे वहां भी एक पर्टिकुलर थिंकिंग जो है उसको लेकर चले हुए हैं बाबा रामदेव। उस नाते आप ये शायद संकेत कर रहे हैं कि आम आदमी या अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को प्रभावित करने की स्थिति में है, और बाबा रामदेव नरेंद्र मोदी या बीजेपी को प्रभावित करने की स्थिति में, मतलब ये अपना असर बाकी दोनों राष्ट्रीय पार्टियों पे भी डाल रहे हैं। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि ये दोनों जो हैं, ये सोच, जिसको मैंने कहा कि एक बहुत बड़े वो है, इसके सोर्सेज हैं, अगर ये सोच को अपने मेन पॉलिटिकल पार्टीज की सोच में भी लेके जाते हैं, तब्दील करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक चेंज होगा। या ये कि दोनों बड़ी पार्टियां छोटों को अपने साथ जोड़ के उनको खाने की स्थिति में बनेगी। ये दोनों हो सकती बातें जो आप कह रहे हैं। एक तो ये भी सकता है कि जो बड़ी है वो कोऑप्ट कर लेगी, जिसको कहा जाता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि जो एक चर्निंग हो रही है आज, जो देश में सोच बदली है थोड़ी सी, वो जो झटका लगा है सब पॉलिटिकल सिस्टम को, शायद उसमें वो नई सोच, जो फ्रेश अप्रोच जिसकी बात कर रहे हैं, जो कि सोशल सिक्योरिटी की हम जो इग्नोर किया गया है, वो अगर वापिस आता है तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट। पर देवेंद्र जी, ये नहीं लगता जो आपने कहा कि आर्थिक मामले में एक तरह का एक मोटा पैरामीटर जो आधार बन रहा वो है, लेकिन एक तरफ बिल्कुल
मल्टीनेशनल के या बड़ी पूंजीवादी कंपनियों के सीईओ ज्वाइन कर रहे हैं इस मूवमेंट को या आंदोलन को, जो राजनीतिक धारा, तो दूसरी तरफ बिल्कुल नक्सल वाले। ये बहुत घिचपिच वाला और भानुमति का कुनबा नहीं बन रहा है। मतलब आप सचमुच में आपको लगता है कि ये सब एक उस पर बंद जाएंगे या हो जाएगा? एक तो अभी ये स्टेज ऐसी है कि हम आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या होने जा रहा है, कैसे उसको डेवलप होगा, कैसे वो शेप लेगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो अभी सोच, जिसकी मैं अभी फाउंडेशन की हम बात अगर करें, वो फाउंडेशन, वो नींव जो है वो बहुत क्लियर है। जो लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, मेरा मानना है कि वो आप देखेंगे वहां पर भी एक बड़ा इकोनॉमिक सोच पे हो रहा है। पर इकोनॉमिक सोच नहीं, उसमें तो कुल मिला के प्रतीक, सिंबोलिज्म जो है उसके आधार से प्रभावित होकर हुए लोग जुड़ते हुए लग रहे हैं, उसमें सत्व तत्व देखकर नहीं जुड़ रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं वो क्योंकि लोगों को लग रहा है कि भाई ये एक तीसरा ऑल्टरनेटिव है जो देश चाहता था, शायद बहुत से लोग जुड़ रहे हैं उसमें। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि अल्टीमेटली जो इकोनॉमिक थिंकिंग प्रिवेल करेगी वो कहीं ना कहीं उसमें समाएंगे। ये नहीं है कि वो बिल्कुल आप सोचेंगे कि वो जो अपने रंग में नहीं रंग सकते हैं आप लोगों को। मुझे नहीं लगता कि वो रंग सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत स्ट्रगल के बाद ये मूवमेंट्स जो हैं, ये तब्दीली हुई है पॉलिटिकल सिस्टम में। मुझे लगता नहीं कि इतनी आसानी से आप उसको कोऑप्ट कर पाएंगे। जी देवेंद्र जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यही खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय। प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं। प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन टाउनशिप। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी मंजर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मोहम्मद मुर्सी के मुकदमे की सुनवाई 1 फरवरी तक के लिए मुलतवी। माजुल सदर को खराब मौसम की वजह बताकर अदालत में पेश नहीं किया गया। इराक के फलूजा शहर में अफवाज और मिलिटेंटों की लड़ाई में हलाकतों की इत्तलात। सुन्नी खानदान पनाह के लिए पहुंच रहे हैं करबला। और अब जरदारी को भी लगाने पड़ सकते हैं अदालतों के चक्कर। करप्शन के मुकदमात की सुनवाई के लिए साबिक पाकिस्तानी सदर कल एहतसाब की अदालत के सामने हो सकते हैं पेश।
तो आलमी मंजर की शुरुआत करेंगे मिस्र से, जहां मुर्सी के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई 1 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। खराब मौसम की वजह बताकर माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी को अदालत में पेश नहीं किया गया। मिस्र के माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी के खिलाफ मुकदमा 1 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। खराब मौसम की वजह बताकर बुध के रोज मुर्सी को अदालत में पेश नहीं किया गया। सिक्योरिटी हुक्काम ने कहा कि मुर्सी को एक हेलीकॉप्टर के जरिए अस्कंद्रिया से काहिरा मुंतकिल किया जाने वाला था, ताहम गहरे कोहरे की वजह से ऐसा नहीं किया जा सका, जिसके बाद अदालत ने मुर्सी और दीगर इख्वान लीडरों के मुकदमे को 1 फरवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया। मुर्सी के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज हैं। तीनों मुकदमों में मुर्सी को मौत की सजा हो सकती है। बुध के रोज मुर्सी के खिलाफ मुकदमात पर सुनवाई का दूसरा राउंड था। मुर्सी को अपने दिफा में वकीलों का इंतखाब करना था, लेकिन याद रहे कि मुर्सी ने पहले ही अदालत में अपने दिफा से इनकार कर दिया है। मुर्सी की वकालत के ख्वाहिशमंद एक वकील ने कहा कि अगर उन्हें मुर्सी के दिफा की इजाजत दे दी गई तब वो सदर के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अदालत की तश्कील को चैलेंज करेंगे। لو قابل الدكتور محمد مرسي فسنبدي دفعا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوة، لأنه بموجب الدستور والقانون محاكمة رئيس الجمهورية لا تتم إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب। जिस अदालत में मुर्सी का मुकदमा चल रहा है वहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। मुर्सी की तायद में एहतजाज करने वाले सैकड़ों अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुर्सी को सदर के ओहदे से हटाए जाने के बाद से उनकी पार्टी इख्वान मुस्लिमून मुहिम चला रही है। मिस्र के बेशतर मकामात पर मुख्तलिफ एहतजाजी प्रोग्राम मुनज्जम करके मुर्सी को सदारत के ओहदे पर बहाल करने का मुतालबा किया जा रहा है। फौजी पुष्टपनाही वाली मिस्र की हुकूमत क्रैकडाउन करते हुए इख्वान के कई लीडरों को गिरफ्तार कर चुकी है। याद रहे कि फौज ने गुज़िश्ता अगस्त में मुर्सी हामियों के एहतजाजी कैंपों को हटाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया था। फौज की कार्रवाई में सैकड़ों अफराद मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो वहीं मिस्र में मुर्सी के खिलाफ मुकदमे को लेकर मिले जुले तासुरात पाए जा रहे हैं। इख्वान को दहशतगर्द ग्रुप करार दिए जाने के बाद भी बेशतर लोग मुर्सी की हिमायत करते नजर आए। मिस्र का सियासी मुस्तकबिल गैर यकीनी कैफियत का शिकार है। मिस्र में सियासी सूरत हाल अब भी करवट बदल सकती है। माजूल सदर मुर्सी के मुकदमे पर मिस्र के अवाम में मुतजाद राय पाई जा रही है। मुर्सी पर तशद्दुद भड़काने और इत्तेहादिया के सदारती महल के बाहर एहतजाजियों का कत्ल करने का मुकदमा चलाया जा रहा है। मुर्सी के खिलाफ मुकदमे पर मिस्री अवाम मिले जुले तासुरात का इजहार कर रहे हैं। कुछ लोग मुर्सी के खिलाफ मुकदमे को मुल्की आईनी अथॉरिटी का इम्तिहान करार दे रहे हैं, तो कुछ मुर्सी के खिलाफ मुकदमे की मुखालिफत कर रहे हैं। काहिरा की एक ट्रैवल एजेंसी के मैनेजर ने मुर्सी के खिलाफ मुकदमे पर अपने तासुरात का कुछ यूं इजहार किया। كان في دستور قبل كده وتم الاستفتاء عليه ب 64%. تمام. الدستور ده بيحط قوانين وتشريعات لمحاكمه رئيس الجمهوريه. تمام. ما فيش واحد ولا وزير دفاع ولا 100 وزير دفاع يجي يقول يجي ياخد راينا كله وارادتنا كلها وهو اللي يقول رايه بس. काहिरा के एक और बाशिंदे ने कहा कि मिस्री अवाम का वोट ही ये तय करेगा कि आया मुर्सी को ओहदे से हटाया जाए या नहीं। واحنا كنا اول مره ننزل انتخابات، انا عمري ما كنا نعرف دستور ولا كنا ننزل انتخابات، عشان قالوا انتخابات وديمقراطيه وحريه احنا نزلنا وقلنا ارائنا। ताहम कुछ लोग ऐसे भी थे जो अबूरी हुकूमत की भरपूर हिमायत करते नजर आए। المحاكمه يعني تكون اشد عقوبه ليه لانه اساء لمصر اساءه كامله لشعب مصر، وعمل كل ده فرقعات في الهواء. قال لك هعمل في 100 يوم مصر وهعمل تنظيف وهعمل، وللاسف هو بيعمل للحزب بتاعه دوت او الحزب اللي بيسموه الارهابي دلوقتي محمد مرسي ده اتمنى ليه اقصى عقوبه ليه। मुर्सी समेत इख्वानुल मुस्लिमीन के 14 सरकर्दा लीडरों के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात चलाए जा रहे हैं। फौज की पुष्टपनाही वाली अबूरी हुकूमत और इख्वान के दरमियान कशीदगी में आए दिन इजाफा ही होता जा रहा है। हुकूमत इख्वान को कुचलने की कोई भी कोशिश हाथ से जाने नहीं दे रही है। मिस्र के एक सिक्योरिटी हेडक्वार्टर पर हमले के एक रोज बाद 24 दिसंबर से इख्वान को दहशतगर्द ग्रुप करार दे दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। खबर इराक से है, जहां फलूजा में अफवाज और मिलिटेंटों के बीच झड़पें हुई हैं। इन झड़पों की जद में आकर कुछ आम शहरी हलाक हो गए हैं,
जंग से बचने के लिए फलूजा के कई सुन्नी खानदान करबला में पनाह ले रहे हैं। इराक के शोरिश ज़दा शहर फलूजा में जंग से बचने के लिए सुन्नी तबके के कई खानदान करबला आ रहे हैं। कारों, मिनी बसों के काफिलों में शिया अक्सरियती शहर में पनाह के लिए हजारों सुन्नी खानदान आ रहे हैं। सुन्नी अक्सरियत वाले सूबे अंबर में इराक के खुसूसी अफवाज और अलकायदा से मुंसलिक मिलिटेंटों के दरमियान घमसान की जंग होने की इतलात है। अमरीकी हमले के वक्त भी अंबर में खूंरेज झड़पें हुई थी। गुज़िश्ता हफ्ते मिलिटेंटों ने अंबर सूबे के फलूजा और रमादी शहरों पर कब्जा कर लिया था। इराकी अफवाज मकामी सुन्नी कबाइल के हमरा मिलिटेंटों से बरसरे पैकार है ताकि खुसूसी अहमियत के हामिल अंबर सूबे के शहरों पर दोबारा कब्जा किया जा सके। मिलिटेंटों और अफवाज के दरमियान जंग में कई आम शहरियों की हलाकत की इत्तलात है। ऐनी शाहिदीन और डॉक्टरों के मुताबिक फलूजा में झड़पों की जद में आकर 2 आम शहरी मारे गए और कुछ बच्चे जख्मी हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर इराक के वजीर-ए-आज़म नूरी अल-मालिकी ने अंबर सूबे में अफवाज के साथ बरसरे पैकार मिलिटेंटों से हथियार डालने को कहा है। हथियार डालने की सूरत में माफी देने का नूरी अल-मालिकी ने इशारा दिया है। अपने हफ्तावारी टेलीविजन पैगाम में नूरी अल-मालिकी ने अलकायदा से मुंसलिक ग्रुप के खिलाफ जंग जारी रखने का अहद भी किया। अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद सुन्नी अक्सरियती सूबे के शहरों पर अलकायदा से मुंसलिक ग्रुप का कब्जा इराकी हुकूमत के लिए संगीन चैलेंज बन गया है। أدعو الذين تورطوا أو الذين استغفلوا أو الذين استدرجوا أن يكونوا جزءا من ماكنة الإرهاب الذي تقوده القاعدة أن يعودوا إلى رشدهم ونفتح لهم صفحة جديدة لكي تسوى قضاياهم ولكي لا يكونوا وقودا في نار الحرب التي تخوضها القاعدة. أدعوهم إلى ضرورة العودة ونرحب بهم ونستقبلهم أن يخرجوا من هذه الأزمة التي وضعوا أنفسهم فيها. तो आलमी मंजर में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। नेशनल वॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वही छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं। हमदर्द हमदोजीन से शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना, आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। च्यवनप्राश खाओ या ना खाओ, पर बादाम प्राश जरूर खाओ। बादाम, केसर, पिस्ता का एक मुरक्कब जो बदन में रखे ताकत को बरकरार। न्यू शमा का बादाम प्राश। जोड़ों का दर्द, पीठ दर्द, नूरामेड जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेड है ना। हम यहाँ के रॉबिन हुड हैं, रॉबिन हुड पांडे। You are outstanding, रॉकस्टार, मैं आपका फैन हूँ। जनवरी से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। ब्रेक बाद आलमी मंजर के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पैराग्वे के सिफारतखाने में धमाके के नतीजे में हलाक होने वाले फिलिस्तीनी सिफारतकार जमाल अल जमाल की आज तदफीन कर दी गई। पूरे फौजी एजाज के साथ जमाल अल जमाल के जनाजे को कब्रस्तान ले जाया गया। 1 जनवरी को पैराग्वे में कायम फिलिस्तीन के सिफारतखाने में एक सेफ को खोलने के दौरान
जमाल अल जमाल हलाक हो गए थे। सैफ धमाके से फट गया था। अक्टूबर के महीने में वो बरसरे खिदमत हुए थे। पैराग्वे की पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि जमाल अल जमाल को हलाक करने के लिए सेफ में बम रखा गया था। हालांकि सेफ में धमाके की हतमी वजह मालूम नहीं हो सकी है, लेकिन लापरवाही का एक केस दर्ज करके जमाल अल जमाल की हलाकत की जांच की जा रही है। फिलिस्तीन के महकमे सेहत के हुक्म के मुताबिक गजा पट्टी के साहिली इलाके में होने वाले धमाके में एक फिलिस्तीनी अक्सरियत पसंद हलाक हो गया है। धमाके की तफसीली नौयत मालूम नहीं हो सकी है। ताहम गजा की वजारत सेहत ने कहा है कि अक्सरियत पसंद इसराइली हमले में मारा गया, लेकिन इसराइली फौज ने गजा इंतजामिया के बयान की तरदीद की है। गजा के हुक्म के मुताबिक इसराइल से मुत्तसिल सरहद पर 33 साल अल इजला नामी नौजवान मारा गया। इस वाकये में 2 कम उम्र नौजवानों के जख्मी होने की भी इत्तलात है। इस्लामी जिहाद ने कहा है कि 33 साल महलूक नौजवान उनका सिपाही था। 2012 के बाद हमास के जेर कंट्रोल गजा और इसराइल सरहद पर कशीदगी के वाकयात बहुत कम हो गए हैं, लेकिन ऐसे वाकयात कभी कभी रुनमा होते रहते हैं। और अब खबर पाकिस्तान से है, जहां साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कल अदालत में पेश हो सकते हैं। उनके खिलाफ करप्शन के 5 मुकदमात चल रहे हैं। 17 साल पहले आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए थे। इस्लामाबाद में एहतिसाब की अदालत में पेश होने के लिए आसिफ अली जरदारी ने उन्हें मौजू सिक्योरिटी देने की दरख्वास्त की है। इस सिलसिले में जरदारी के वकील और पाकिस्तान के साबिक वजीर कानून फारूक एच नायक ने वजारत दाखिला के सेक्रेटरी शाहिद खान और इस्लामाबाद के इंस्पेक्टर जनरल सिकंदर हयात को खत लिखा है। उधर पाकिस्तान में हिंदुस्तानी शहरी सरबजीत सिंह के कत्ल का मुकदमा शुरू हो गया है। लाहौर की एक सख्त सिक्योरिटी वाली जेल में मुकदमे की पहली सुनवाई हुई। मुबैना कातलों के खिलाफ सुनवाई की गई। गुज़श्ता साल अप्रैल में कोट लखपत की जेल में 2 सजायाफ्ता कैदियों ने 49 साल सरबजीत पर जानलेवा हमला किया था। सरबजीत शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे। बाद में 2 मई को सरबजीत का इंतकाल हो गया। सरबजीत पर हमला करने वालों ने कत्ल की जांच कर रहे हुक्काम के सामने मुबैना तौर पर कहा था कि सरबजीत ने लाहौर में बम हमले किए हैं, इसीलिए उन्होंने सरबजीत पर हमला किया। सरबजीत के कत्ल मुकदमे का चालान आज अदालत में पेश किया गया। जज ने अगली सुनवाई 16 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी है। खबर देवयानी मामले से जुड़ी है। हिंदुस्तान ने खोबरागड़े के मसले को सुलझाने के लिए अमेरिका को ताउन की पेशकश की है। साथ ही वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने अमेरिका के खिलाफ सख्त मौकिफ का दिफा किया है। अमेरिका में हिंदुस्तानी खातून सिफारतकार दिव्यानी खोबरागड़े के साथ बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हिंदुस्तान ने खोबरागड़े के मसले का हल निकालने के लिए अमेरिका को ताउन की पेशकश की है। हिंदुस्तान ने कहा है कि दिव्यानी खोबरागड़े का मसला सुलझाने में अगर अमेरिका को अपने दाखिली कवानीन से कोई मुश्किल पेश आ रही है तो वो मदद करने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान ने मुतालबा किया है कि अमेरिका हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी के वक़ार को कबूल करते हुए उसे बरकरार रखने के लिए इक़दाम उठाए। वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद ने दिव्यानी खोबरागड़े को हिंदुस्तानी डिप्लोमेसी का चेहरा करार दिया है। वो हमने अपने आप से उनको जो सुविधा दी थी, वो सुविधा देने का आज कोई उचित औचित्य नहीं है। इसलिए कि जब आज ये बात हो रही है कि हमको वही करना है जो हमारे कानून में है, उनको वही करना है जो उनके कानून में है, तो हम अपने कानून से आगे हम ना करें। सिर्फ हमने इतना उनको संकेत दिया है कि भाई आप ऐसा कुछ मत करिए जिसके बारे में हमारे आपके कोई समझौते या दस्तावेज में जिसका उल्लेख। दिव्यानी खोबरागड़े का तबादला अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तानी मिशन में कर दिया गया है।
ताहम उनके साथ बदसलूकी का मामला हिंद अमेरिका ताल्लुकात में कशीदगी का सबब बना हुआ है। ऐसे में सलमान खुर्शीद का यह बयान बहुत अहमियत का हामिल है। वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद ने मुल्क के अमेरिकी सफारतखानों में कमर्शियल सरगर्मियों को बंद करने का हुक्म जारी करने का भी दिफा किया है। हिंदुस्तान ने दोनों ममालिक के बीच सफारतकार को लेकर तनाज़े के हल के लिए ताउन की पेशकश भी की है। साथ ही दोस्ताना ताल्लुकात के मामले में सख्त मौक़िफ़ अपनाया है। हिंदुस्तान के सख्त मौक़िफ़ को दबाव बनाने की कोशिश समझा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़।